आज मी हिंदी भाषिक मुलांसाठी मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीतील पाठ दुसरा श्यामचे बंधुप्रेम शिकवणार आहे। मुलांनो, तुम्हाला स्क्रीनवर एक फोटो दिसत आहे। तो फोटो आहे साने गुरुजींचा आणि साने गुरुजी हे श्यामचे बंधुप्रेम या पाठाचे लेखक आहेत। चला तर आपण त्यांचा परिचय पाठ्यपुस्तकात पाहूया। साने गुरुजींचे संपूर्ण नाव पांडुरंग सदाशिव साने। साने गुरुजी हे मराठी साहित्यातील अतिशय प्रसिद्ध नावाजलेले लेखक आहेत। त्यांचा जन्म 1899 आणि मृत्यू 1950 साली झाला। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। साने गुरुजी ने विपुल यानी बहुत सारी कथा कविताएं लिखी है और विचारों को चालना देने वाला लेखन भी उन्होंने किया है। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। उनकी श्यामची आई, धडपडणारी मुले, गोड गोष्टी ऐसे कई सारी किताबें प्रसिद्ध है। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला है। उन्होंने लिखी हुई जो किताब है श्यामची आई, उस किताब में से उन्होंने यह एक प्रसंग लिया हुआ है। श्यामची आई यह एक मराठी चित्रपट भी है। बच्चों, अगर आप यह चित्रपट यूट्यूब पे देखोगे तो आपको इस लेसन के बारे में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। श्याम अपने माँ से, अपने भाइयों से कितना प्यार करता था, उसके माँ ने उसे कौन से संस्कार दिए, ये सब तुम्हें उस चित्रपट में मालूम पड़ेगा। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। श्याम के मन में लहान भावंडांविषयी यानी उसके छोटे भाइयों के बदले उसके मन में जो जिव्हाळा यानी माया, प्रेम, प्यार है और उसे माँ ने जो संस्कार दिए, शिकवण यानी संस्कार दिए, उन संस्कारों का हृदयस्पर्शी वर्णन इस प्रस्तुत पाठ में किया गया है। मुलांनो, आपण पाठाला सुरुवात करूया। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। मई महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद मी यानी श्याम दापोली सीखने के लिए गया। दापोली यह महाराष्ट्र राज्य के कोकण विभाग के एक तालुका का नाम है। शाळा शुरू झाली, पावसाळा ही शुरू झाला। शाम की स्कूल शुरू हुई थी और बारिश ही शुरू हो गई थी। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। तपती हुई ज़मीन को बादल अपने ठंडे पानी से शांत करा रहे हैं। धरती पर जब पहली बार बारिश होती है तो मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आती है। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। गंधवती यानी खुशबू देने वाली पृथ्वी, धरती माँ, खुशबू देने वाली धरती माँ, इन शब्दों की हमें इस समय याद आती है। बच्चों, आपको एक स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा। बारिश ज़मीन पे हो रही है और इस गीली ज़मीन से खुशबू आ रही है। उस खुशबू को हम लोग महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन उस तस्वीर का आनंद ज़रूर ले सकते हैं। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। फूलों फलों में जो रस होता है, एक प्रकार की खुशबू होती है, वो धरती माँ की मिट्टी से ही आती है। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। घर से दापोली आते समय श्याम ने एक निश्चय किया था। निश्चय यानी उसने कोई बात पूरा करने की मन में ठान ली थी। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। छुट्टी में घर में एक दिन उसके छोटे भाई ने नए सदरे के लिए यानी नए कुर्ते के लिए जिद की थी। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णादादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महीन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। आता नको हट्ट धरू। उस समय छोटे भाई को समझाते हुए माँ ने कहा, तुझे अन्नादादा मोटे होतील। मराठी में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तुम्हारे भाई जब बड़े हो जाएंगे, रोजगारी होतील यानी कमाई करेंगे, तो तुम्हें 6 महीने के बाद नया कुर्ता सिला देंगे। अभी आप जिद मत करो। बेचारी माँ अपनी गरीब हालात से मजबूर होकर बच्चे को समझा रही है। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता।
यहाँ पे श्याम कह रहा है कि श्याम के बचपन में बच्चों को फैशन वाले कपड़े ना ज़्यादा पसंद थे और ना ही बिचारों को वो कपडे मिळते थे. कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळायचा. कई बार ऐसे होता था कि साल 2 साल में उनको एक बार नया कपड़ा मिलता था. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. ठंडी के दिनों में बच्चे धोतर यानी धोती चौघड़ी यानी 4 घड़ी करके गले में लपेट के बेचारे बच्चे स्कूल जाया करते थे. मफलर नहोते, जैकेटें नहोती, गरम कोट नहोते. ठंडी के दिनों में बच्चों के पास ना मफलर थी, ना जैकेट था और ना ही गरम कोट थे. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. शाम के छोटे भाई का धाकट्या यानी छोटे भाई का सदरा कुर्ता फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. गाबड्या यानी ठिगळ. जहाँ पे कपड़ा फटा होता है वहाँ पे दूसरा कपड़ा लगा के सिलाते. माँ ने ऐसे ही करके छोटे भाई का कुर्ता 2-3 जगह पे सिया था. आपल्या लहान भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणावयाचे. अपने छोटे भाई के लिए नया कपड़ा सिला के लेके जाऊंगा ऐसे मन में श्याम ने सोचा था, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. माझे वडील यानी श्याम के पिताजी अक्सर कोर्ट कचेरी के काम के लिए दापोली आते थे. वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. पिताजी जब भी दापोली आते थे तो आना 2 आना यानी उस समय के पुराने ज़माने के पैसे उसे खाऊ के लिए दे के जाते थे. खाऊच्या पैशातील एक पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. इन खाने के पैसों में से एक पैसा भी न खर्चने का श्याम ने सोचा था. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. बच्चों, आपको चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि मराठी महीनों का नाम मालूम ही होगा. उसी में से एक महीना है ज्येष्ठ. इस ज्येष्ठ महीने में शाम की स्कूल शुरू हुई. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा का बड़ा त्यौहार. इस त्यौहार में अभी 3 महीने बाकी थे. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयावर जमला असता. इतने महीने में यानी इतने दिनों तक इन खाऊ के पैसों में से 1 रुपया तो जमा हो ही सकता है, ऐसे श्याम ने मन में सोचा. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले. गणपति के त्यौहार में छोटे भाई के लिए कोट या कुर्ता सिलाने का श्याम ने मन में सोच लिया. ध्येयावर डोळे होते. ध्येय यानी उद्दिष्ट. श्याम का उद्दिष्ट था कि गणेश चतुर्थी तक अपने छोटे भाई के लिए वो कोट या कुर्ता सिला के लेके जाएगा और उसका उद्दिष्ट उसके आंखों के सामने था. रोज पैसे मोजत होता. श्याम रोज पैसा गिनता था. गणेश चतुर्थी जवळच चालली. मजजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते. गणपति का त्यौहार नज़दीक आ रहा था और धीरे धीरे श्याम के पास 1 रुपया 2 आने जमा हो गए थे. गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवील. माझ्या भावाला मी शिवून देईल. गौरी यानी गणपति की माता पार्वती. इस गौरी गणपति त्यौहार में सभी जन नए कपड़े पहनते हैं. अपने गांव के बच्चों के माँ बाप उन्हें नया कपड़ा सिलाएंगे. सारे बच्चे खुशी से नाचेंगे. लेकिन मेरे भाई को कौन सिलाएगा. मेरे पिताजी के पास तो इतना पैसा नहीं है. मेरे भाई को कपड़ा मैं सिलाऊंगा, ऐसे श्याम ने मन में सोचा. शिंप्याकडे गेलो. शिंपी यानी दर्जी, टेलर. श्याम टेलर के पास गया. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. जाते समय श्याम ने अपने भाई की उम्र का एक लड़का साथ में ले गया. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले और अंगाचा यानी उस लड़के के माप का कोट सिलाने के लिए कह दिया. 2 वार कापड़ घेतले. वार यानी कपड़ा गिनने का पुराने ज़माने का प्रमाण. अभी हम लोग कपड़ा मीटर में गिनते हैं, तो पहले वार में गिना जाता था. अर्धा वार अस्तर घेतले. अस्तर यानी कपड़े के अंदर से लगने वाला एक नरम मुलायम कपड़ा होता है और इस प्रकार कोट तयार झाला. जवळच्या पैशात
सारा खर्च भागला। शाम के पास जितने पैसे जमा थे उसमें कोट का सारा खर्चा निकल गया। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। जब शाम ने कोट हाथ में लिया उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। शाम की आंखों से आंसू बहने लगे। मी घरी जाण्यास निघालो। जैसे ही कोट हाथ में आया श्याम ने घर जाने की सोची। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले। श्याम जिनके पास दापोली में रहता था उन्होंने उससे कहा, पावसा पाण्याचा नको जाऊस, इतनी जोरों की बारिश में मत जाओ, नदी नाल्यांना पूर आले असतील, नदी नालों में बाढ़ आई होगी। पिसईचा पर्या सोंडेगरचा पर्या यांना उतार नसेल, हमसे ऐक। पिसई सोंडेगर यह दापोली तालुका के गाँव का नाम है और पर्या यानी ओढ़ा झरना। पिसई सोंडेगर इन गाँव के झरने पूरी तरह भरकर बह रहे हैं। ऐसे में तुम घर मत जाओ, हमारी बात सुन लो।